दोस्तों, फ्लैट वर्सेस प्लॉट की लड़ाई बहुत लंबी है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या प्लॉट में। बहुत से लोग इस बात को लेके भी कंफ्यूज होते हैं कि फ्लैट खरीदने के बाद एक टाइम के बाद फ्लैट में डेप्रिसिएशन आता है, उसकी क्वालिटी जो है डाउन हो जाती है और कोई फ्लैट खरीदता नहीं है। अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम फ्लैट खरीद के एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट फ्लैट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए। उन्हीं रूल्स की हम बात करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है कि फ्लैट लेना है या प्लॉट लेना है, वो सब दूर हो जाएगी। आप लोगों के मन में हमेशा एक सवाल आता होगा कि लेट सपोज कोई एक फ्लैट है और 10 साल बाद उस फ्लैट का क्या होगा, या 20 साल 50 साल बाद उस फ्लैट का क्या होगा। ज़मीन पे वो फ्लैट बना है, उस पर मालिकाना हक किसका होगा। अगर फ्लैट डिमोलिश हो जाता है तो उसके बाद उसका क्या होगा। तो दोस्तों, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये मैं अपनी इस वीडियो में कवर करूंगा एंड आई होप कि इसको देखने के बाद आप बहुत इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि फ्लैट लेना आपको चाहिए या प्लॉट। बट उससे पहले दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सक्सेस शाला दायित्व, और जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप्स में, ताकि जो अवेयरनेस है वो सबको पता लगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले मॉडल की। जो फ्लैट होता है वो एक स्पेसिफिक प्लॉट पे बनता है, और जब भी हम फ्लैट की रजिस्ट्री करते हैं तो जो रजिस्ट्री होती है वो हर फ्लैट की होती है। बट एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि एक 30 साल बाद आपका जो फ्लैट है वो डिमोलिश होने के लेवल पे आ गया है। गवर्नमेंट उसको एज ए डेंजर घोषित करके उस फ्लैट को गिराने वाली है। अब आपका क्या होगा, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। ऐसे केसेस में जो एरिया है, जिस प्लॉट पे आपका अपार्टमेंट बना है, उसमें आपका मालिकाना हक कैसे प्रूफ होगा। तो दोस्तों, एक टर्म यूज होता है UDS, अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड। इसके अकॉर्डिंग लेट सपोज कोई फ्लैट है 20 मंजिला और वो 1 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में बना हुआ है। अब अगर वो जो फ्लैट है वो डिमोलिश होने की पोजीशन पे आ गया है, तो उस केस में जो 20 फ्लोर के ओनर्स थे उनमें जो एरिया है लैंड का वो डिवाइड हो जाएगा। तो जो 1 लाख स्क्वायर फीट का एरिया था वो 20 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड, और ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे होता है। लीज प्रॉपर्टी पे अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड रूल मींस UDS रूल काम नहीं करता है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जो एक फ्लैट होता है या जो अपार्टमेंट या सोसाइटी होती है उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। दोस्तों, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला, जो स्ट्रक्चर खड़ा है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है बिल्डिंग, उसकी कीमत, उसकी वैल्यू जो टाइम के साथ घटती है। इनिशियल में 1 to 5 ईयर, 1 to 7 ईयर्स जो उसके फ्लैट के प्राइस हैं वो अप्रिशिएट होते हैं, 10 साल तक होते हैं। बट एक टाइम पे जो बिल्डिंग की क्वालिटी है वो डिग्रेड होती है, तब जाके उसमें डेप्रिसिएशन आना शुरू होता है। और सेकंड पार्ट होता है जिस प्लॉट पे वो फ्लैट बना है, जो टाइम के साथ अप्रिशिएट होता है। और जो हम फ्लैट बायर्स होते हैं वो इस पार्ट को भूल जाते हैं। हम सिर्फ बिल्डिंग को देखते हैं कि बिल्डिंग पुरानी हो जाएगी, इसको कौन खरीदेगा। तो यही जो कन्फ्यूजन है इसको हम दूर करेंगे। तो मैंने आपको एक लॉ बताया, UDS अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड। मतलब अगर फ्लैट गिर भी जाता है, भूकंप आ गया, कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, उस केस में भी तो जो आपकी ज़मीन है वो आप जितने भी फ्लैट में ओनर्स हैं उन सब के बीच वो ज़मीन बढ़ जाएगी। अब आप उसको बेच के पैसा ले लीजिए, वो भी इक्वल टू आपकी फ्लैट वैल्यू देके जाएगा, क्योंकि जो फ्लैट होता है वो पॉश एरिया में बनता है। बट ऑन द अदर हैंड जो प्लॉट है, जो हम लेते हैं घर बनाने के लिए ज़मीन लेते हैं, वो एक्सटीरियर में लेते हैं। अगर आप किसी पॉश एरिया में भी लेंगे तो आपको पहले ज़मीन लेनी है, उस पर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, फिर उसकी सारी सिक्योरिटी, मेंटेनेंस सब आपको बेयर करना है। बट फ्लैट में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बना बनाया मकान मिल गया, सिक्योरिटी भी है, बैकअप भी है, सब कुछ है। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल की कि लेट सपोज मेरा जो फ्लैट है वो 2 BHK है, जिसका स्क्वायर फीट है 1000, और ऐसी 50 यूनिट है मेरे अपार्टमेंट में। नाउ सेकंड केस इज 3 BHK का फ्लैट है 1500 स्क्वायर फीट, और उसकी भी 50 यूनिट है। तो टोटल 100 यूनिट्स हैं 2 BHK की और 3 BHK की मिला के। एक का 1000 स्क्वायर फीट है, एक का 1500 स्क्वायर फीट है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि किस तरीके से UDS की कैलकुलेशन होती है और उसके बेसिस पे आपको ज़मीन मिलेगी जहाँ पे आपका फ्लैट बना हुआ है। तो उस कैलकुलेशन को समझते हैं। UDS का फॉर्मूला है, वो क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल अपार्टमेंट का सुपर बिल्ट एरिया है, आप सुपर बिल्ट एरिया समझते होंगे, कारपेट एरिया होता है पूरा एरिया, और सुपर बिल्ट एरिया मतलब जो जिस पे आपकी रजिस्ट्री हुई है। जो आपका सुपर बिल्ट एरिया है आपके फ्लैट का, डिवाइडेड बाय ओवरऑल सुपर बिल्ट एरिया ऑफ द फ्लैट।
कितने फ्लैट थे मेरे पास? 100 फ्लैट थे। उन सब का सुपर बिल्ट एरिया कैलकुलेट होगा मल्टीप्लाई बाय ओवरऑल लैंड एरिया। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ यूडीएस, अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड। आपको ज़मीन फ्लैट के गिरने के बाद या फ्लैट डिमोलिश होने के बाद कितनी मिलेगी। इसका फॉर्मूला होता है कि जितना आपका फ्लैट है इंडिविजुअल, मेरे केस में मेरा फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट का है, तो उसका सुपर स्क्वायर फीट एरिया डिवाइड बाय टोटल सुपर स्क्वायर फीट एरिया ऑफ द होल अपार्टमेंट मल्टीप्लाई बाय ओवरऑल लैंड ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। सो 3 चीज़ें हो गई, आपको स्क्रीन पे फॉर्मूला दिख रहा होगा बहुत ईजिली। अब मैं आपको अपना केस इसमें डिस्कस करता हूँ। तो लेट सपोज आदित्य ने 2 BHK फ्लैट लिया है जिसकी टोटल जो स्क्वायर फीट है वो 1000 स्क्वायर फीट है, और ऐसे 50 फ्लैट अवेलेबल हैं। सेम 3 BHK के भी 1500 स्क्वायर फीट के फ्लैट अवेलेबल हैं। अब अगर मैं आपको अकॉर्डिंग टू फार्मूला कैलकुलेट करूं तो सबसे पहले जो मेरा स्क्वायर फीट है वो है 1000 स्क्वायर फीट। दूसरी चीज़ जो सम ऑफ ऑल अपार्टमेंट सुपर बिल्ट एरिया है वो कैसे होगा? 50 इंटू 1000, क्योंकि 50 फ्लैट 2 BHK के थे, प्लस 50 इंटू 1500, बिकॉज जो मेरे 50 फ्लैट थे वो 3 BHK के भी थे। तो दोनों को मैंने समअप कर दिया जिसका इक्वलेंट आया 1,25,000 स्क्वायर फीट। ये मेरा ओवरऑल सुपर स्क्वायर फीट एरिया हो गया पूरी सोसाइटी का। नाउ जो मेरी टोटल लैंड एरिया थी वो 1,00,000 स्क्वायर फीट थी। ठीक है, अब जो मेरा फॉर्मूला है मीन्स इंडिविजुअल स्क्वायर फीट डिवाइड बाय ओवरऑल स्क्वायर फीट इनटू लैंड स्क्वायर फीट। तो 1000 मेरा इंडिविजुअल फ्लैट है, 1,25,000 जो है वो मेरा ओवरऑल स्क्वायर फीट ऑफ अपार्टमेंट है, इनटू मल्टीप्लाई बाय 1,00,000 स्क्वायर फीट जो लैंड का एरिया है। तो इसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मुझे 800 स्क्वायर फीट ज़मीन का मालिकाना हक मिल जाएगा। इसको मैं बेच के निकल भी सकता हूँ सोसाइटी से डिस्कशन करने के बाद। सेम अगर कोई 3 BHK ओनर है तो वो भी इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके 1200 स्क्वायर फीट की ज़मीन अपने नाम क्लेम कर सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 800 स्क्वायर फीट 1200 स्क्वायर फीट का मालिकाना हक तो मिल गया, अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। बट दोस्तों होल्ड ऑन, आपको जो मालिकाना हक है वो कोई भी टुकड़ा मिल सकता है 800 स्क्वायर फीट का। ये ना कॉर्नर में होगा, ना सेंटर में होगा, ना साइड में होगा। मीन्स ये एक पूरा प्लॉट है और उस प्लॉट में किसी को भी कहीं भी टुकड़ा मिल सकता है। उस टुकड़े पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे। एट द एंड या तो आप बिल्डर को बोलेंगे कि इस पर फिर से फ्लैट बनाया जाए और सबको यूनिट एलोकेट की जाए, या फिर आप उस पूरे प्लॉट को आप 20 लोग मिलकर बेचेंगे और जो रेवेन्यू या पैसा मिलेगा वो आप आपस में बांट लेंगे। दूसरी बात करते हैं कि कैसे पहचाने कि आपका जो फ्लैट है वो यूडीएस कैटेगरी में है या नहीं है। तो दोस्तों अगर आपकी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है, मीन्स मैं गुड़गांव में हूँ तो गुड़गांव में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है, नोएडा में लीज बेस्ड होती है, अगेन उत्तराखंड में, यूपी में कुछ जगह फ्री होल्ड है, कुछ जगह लीज है। तो आपको अपने एग्रीमेंट में ये चीज़ चेक करनी है कि आपका फ्लैट यूडीएस कैटेगरी में, फ्री होल्ड कैटेगरी में आता है। अगर आता है तो यू आर ऑलरेडी एलिजिबल। अगर आपकी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, सहकारी समितियां होती हैं, उस केस में आप चेक कर सकते हैं हाउसिंग हेड से कि आपको सर्टिफिकेट दे यूडीएस का। तो दोनों ही एंगल से आपको चेक करना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको फ्लैट लेने से पहले उस पर जितना भी ओसी होता है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट हो गया, बिल्डर बाय एग्रीमेंट के टाइम जो एरिया था बालकनी का, किचन का, लिविंग एरिया का, सब कुछ आपको चेक करना है। सेम चीज़ है जब आप कैलकुलेट करेंगे, मतलब आपको फोकस करना है अपने सुपर बिल्ट एरिया पे। अगर आपका सुपर बिल्ट एरिया आपको समझ आ गया तो उससे ही सारा फार्मूला बनता है। सो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए थी कि माइंड में क्वेश्चन रहता है कि फ्लैट अगर डिमोलिश हो गया या कोई अर्थक्वेक आने के बाद क्या होगा, फ्लैट का ओनर्स का क्या होगा। सो आई होप कि आपका अब पर्पस सॉल्व हो गया है और आपको बहुत ईजिली समझ आ गया है कि हु इज़ द ओनर ऑफ लैंड अगर फ्लैट के साथ कोई गड़बड़ होती है तो। दोस्तों ऐसी ही वीडियो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने लाऊं, एंड दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर, सो प्लीज़ सपोर्ट इन माय जर्नी। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग सक्सेस चाला विद आदित्य। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ।